मैं बेसिकली पाकिस्तान में लाहौर से बिलोंग करता हूँ। 2014 में मैं अगस्त में इधर लैंड हुआ एंड सिलसिला जारी रहा और मुझे अब ऑलमोस्ट 10 इयर्स और होने वाले हैं, 9.5 साल हो गए हैं। आपको अगर फिनलैंड में मास्टर्स पीएचडी करने का चांस मिल रहा है, दैट मीन्स कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम आपके उस सिस्टम को इतनी रिस्पेक्ट देता है कि दैट दे आर गिविंग यू एन एडमिशन टू कम हियर एंड टेक अ फर्दर एजुकेशन। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो फिनलैंड की स्टोरीज की सीरीज जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस हवाले से आज हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद हैं, दाऊद भाई। तो दाऊद भाई से गपशप लगाते हैं, इनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं, कब फिनलैंड आए, क्या करते हैं ये। छोटा सा दाऊद भाई के हवाले से ये है कि मैं 2015 में आया था फिनलैंड में, तो उस टाइम ये मेरे सीनियर थे मास्टर्स डिग्री में, तो उस हवाले से उनके साथ बड़ा अच्छा जो है वो ताल्लुक रहा है। तो दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले ऑडियंस के सामने आप अगर अपना हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन करवा दें। थैंक यू शुएब फॉर हैविंग मी एज योर गेस्ट, इट्स माय प्लेजर। सबसे पहले तो एज शुएब ने बताया कि मैं इनका एक साल सीनियर हूँ। ये 2015 में आए थे और मैं 2014 में आया था यहाँ। और मैं बेसिकली पाकिस्तान में लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो हाफ खारियाँ कैंट से हुई है और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से लेकर इंजीनियरिंग तक मैंने लाहौर से पढ़ा है। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कॉमसेट्स लाहौर से, और 2012 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने पीटीसीएल में जॉब की है फॉर लाइक 2.5 years एज असिस्टेंट मैनेजर। और आफ्टर दैट लाइक जब मैंने ग्रेजुएट की तो एक वैसे ही दिमाग में चीज चलती रही कि मैंने बाहर जाना है इन अ वे ऑफ स्टडिंग, नॉट लाइक कि जस्ट मैंने बाहर जाना है। मुझे था कि मैंने मास्टर्स की तरफ जाना है, तो मुझे एक ट्रेंड भी चल चुका था और एक मार्केट रिक्वायरमेंट भी थी कि मुझे बाहर निकलना है। तो दैट्स व्हाई जस्ट प्लान्ड, और फिर मैं 2014 में यहाँ आया और थैंकफुली आई गॉट एडमिशन इन तामपरे। लकीली ये था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था कॉमसेट्स में, तो वहाँ मेरे 2 से 3 सीनियर्स मौजूद थे जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि जो आ चुके हुए थे यहाँ, और सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन भी थे ना वे कि दे वर डूइंग रियली वेल हियर। और तामपरे का मुझे उस लिहाज से पता चला था, और वन ऑफ देम वाज आल्सो वर्किंग इन नोकिया। एंड देन आई केम हियर, आई गॉट अ चांस एंड 2014 में मैं अगस्त में इधर लैंड हुआ एंड सिलसिला जारी रहा और मुझे अब ऑलमोस्ट 10 इयर्स और होने वाले हैं, 9.5 साल हो गए हैं। और जब मैं इधर आया तो एक अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला था, और नई जगह थी, नया शहर था, नया मुल्क था, और एक नई वाइब थी, एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। और फिर एजुकेशन ली, मास्टर्स स्टार्ट किया। जब एजुकेशन स्टार्ट की तो एक परसेप्शन थी पाकिस्तान में कि हाँ मास्टर्स करना इजी होता है यूरोप में या समथिंग लाइक दैट, बट व्हेन आई केम हियर इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। सो और फिर आपके सामने है 2015 में, एक साल बाद आप लोग भी आए, तो आपके साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, कुछ हम लोगों ने सब्जेक्ट्स भी इकट्ठे पढ़े, तो एक सिलसिला रहा, जारी रहा, और देन आई फाइनली ग्रेजुएटेड। और आफ्टर दैट एक सिलसिला जारी हो गया, और साथ हम पार्ट टाइम जॉब्स करते रहे मुख्तलिफ, जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ लेटर ऑन। लेकिन ये कि पार्ट टाइम जॉब्स करते रहे, अपनी नीड्स को फुलफिल करते रहे, और साथ साथ स्टडीज करते रहे। लेकिन ज़हन में एक ही चीज़ सवार थी, जो ये थी कि इधर जिस काम के लिए आया वो थी एजुकेशन, और जो स्टडीज़ के लिए, तो उसको कंप्लीट करना है, यही इंपॉर्टेंट था। और आफ्टर द ग्रेजुएशन देन फॉर्चुनेटली आई गॉट अ जॉब। मैं नोकिया में जॉब स्टार्ट कर दी, और जॉब करने के साथ साथ फिर मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं, और मैं एक सिस्टम ऑन चिप इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। वैसे मेरी डोमेन जो है वो इधर जब मैं आया तो इट वाज वायरलेस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और मैं उसी डोमेन में बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन में 5G 6G पे काम कर रहा हूँ यहाँ नोकिया में। और उसके लिहाज से फिर मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया एज अ प्रोफेशनल, और बस वो सिलसिला कंटिन्यू है। एंड राइट नाउ आई एम आल्सो डूइंग माय मास्टर्स एज इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, सेकंड मास्टर्स। और इंशाल्लाह मेरा प्लान आगे मजीद और
अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है. हम्म। सो दैट वाज माय होल इंट्रोडक्शन. अच्छा, आपने एक चीज इसमें मेंशन की कि आपके ऑलरेडी जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पे थे, तो आपको उनके हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी. तो नॉर्मली मैं लोगों से ये भी पूछता हूँ जो भी गेस्ट आते हैं कि उन्होंने फिनलैंड को सिलेक्ट क्यों किया. नॉर्मली तो जो रीजन समझ में आती है, जो लोग बात करते हैं, वो फ्री एजुकेशन के हवाले से है या स्कॉलरशिप के हवाले से है. तो इस हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें कि आपके केस में क्या था कि फिनलैंड आपकी जो चेक लिस्ट है उस पर कैसे आया, या कोई और कंट्रीज भी ऐसी थी जो आपके जहन में थी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक सो जो आप एक क्वेश्चन है ये वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड इन एवरी डिसीजन. इसी तरह मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो आप एक डिफरेंट एनर्जी के साथ एंगेज होते हैं और आप उस वक्त बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, इम्पेशेंट भी होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं. यू आर डूइंग सो मच स्टफ हियर एंड देयर. जब मैं पाकिस्तान में था और मैं पीटीसीएल में जॉब कर रहा था, आई रियली गॉट अ गुड स्टार्ट ऑफ माई करियर एट दैट टाइम. और एक अच्छी कंपनी थी और अच्छा स्टार्ट था, लर्निंग भी चल रही थी. एंड ऑल्दो आई वाज आल्सो working as a part time as a tutor, as a academy teacher also there, which was giving me a good amount of money and handful amount of money along with that. But आने का basically जब मैं before even my engineering graduation in Pakistan, मेरे जहन पे एक चीज थी कि मुझे मजीद एजुकेशन हासिल करनी है, जो मेरा पर्सनल रीजन. हर बंदे का एक पर्सनल रीजन होता है. माई फादर इज ऑल्सो एन इंजीनियर. ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम यूटी. और उसकी वजह से ये था कि एजुकेशन के लिहाज से मुझे कभी कोई एक्सपोजर ना मिला हो, ऐसा हुआ नहीं. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ एजुकेशन की कदर थी और हमेशा उस पर मोटिवेट किया गया. तो मुझे यही था कि मैंने आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है. एंड मार्केट वाज एक्चुअली यू हैव टू कोप अप एंड यू हैव टू एक्चुअली go with the flow. You have to understand what is going on along with your stuff. And एक दौर था कि जब आप सिंपल इंजीनियरिंग और सिंपल डॉक्टर बनना इज अनफ, बट देन देयर वाज अ चेंज कि आपको एक अपनी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग की तरफ भी जाना है. दो कि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से था, आई गॉट अ जॉब इन टेलीकम्युनिकेशन. समहाउ इट वाज माय पैशन, बट इन द स्टार्ट इट वाज नॉट दैट मच. बट सडनली क्योंकि फिक्स्ड वाइड नेटवर्क्स में काम करता रहा, देन आई रियलाइज्ड कि मुझे आगे पढ़ने भी जाना है. फिनलैंड वाज ऑन माई चेकलिस्ट बिकॉज एक तो मेरे, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि मेरे एक तो सीनियर्स थे कॉमसेट्स में और कोलीग्स थे जो कि मेरे साथ एज अ टीचर, एज अ बड़े भाई मेरे साथ उधर रहते रहे हैं. तो उन्होंने मुझे बताया, वो इधर आए, उन्होंने यहाँ जॉब ली, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम किया. एंड इट गिव्स मी एन आइडिया कि फिनलैंड इज अ कंट्री दैट वी शुड गो, वी शुड पुट दैट इन आवर लिस्ट. ऑफ कोर्स मैंने अप्लाई किया, मेरे आइल्स में अच्छा बैंड थे. मैंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में अप्लाई किया, जर्मनी. आई अप्लाइड इन ऑकलैंड in New Zealand, and I applied here also in Finland. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर जगह पर एडमिशन भी हुआ. जर्मनी म्यूनिक में जाने की ना वजह ये थी कि बिकॉज देयर वाज अ फाइनेंशियल बैरियर देयर, बिकॉज यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मनी टू पुट इट देयर. बट फिनलैंड वाज अ कंट्री वेयर यू डोंट नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कंडीशन टू फुलफिल. सो देन अल्लाह का नाम लिया और मैं इधर मूव कर गया. और एटलीस्ट इतना जरूर था कि जब मैं इधर आ रहा था तो आई हैव अ रियलिटी चेक व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, और आई हैव दैट डिस्कशन विद दोज सीनियर्स. और बिकॉज इतनी इंफॉर्मेशन जितनी अभी मौजूद है, शोएब, अभी इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी. उस टाइम पर आपके जो जानने वाले लोग होते थे, इनफैक्ट बहुत से लोग ऐसे थे जो कि एक अंधे कुएं में ही आ जाते थे, उनको पता नहीं होता था. बट ये था कि एक रियलिटी चेक मौजूद था, जितनी इंफॉर्मेशन थी उसको सामने रख के आया था मैं. एक और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछना है ना, वो ये है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें, आपने पाकिस्तान से बैचलर्स डिग्री की, मोस्टली वैसे जो फिनलैंड लोग आते हैं वो मास्टर्स की डिग्री के लिए आते हैं, बैचलर्स पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी किया हुआ है. तो थोड़ा सा ऑडियंस को ये भी बताएं कि क्या डिफरेंस आपने नोट किया कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, हर जगह की अपनी अपनी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें. हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, ये भी कहना गलत होता है. आई थिंक कुछ ना कुछ आप सीखते हैं. तो अगर आपको कंपेयर करना पड़े जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बट आई थिंक सो लोग जो है ना, हमारे मुल्क में जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि बाहर आना सिर्फ बाहर आने के मकसद से आते हैं.
जब आप एजुकेशन हासिल करने आ रहे हैं तो आई थिंक सो आपको हर चीज को उस पर्सपेक्टिव में कंपेयर करना चाहिए। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। व्हेन यू आर कमिंग फॉर स्टडीज देन यू हैव टू कंपेयर द स्टडी लेवल आल्सो, नॉट ओनली कि आप वहां जाके सेटल होंगे, वो मुल्क कैसा है, पैसा कितना बनेगा, फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग होंगे, दैट मैटर्स। बट मेन मकसद आपका जो है पहले वो यही है। और मैं जब, जिस तरह मैंने पहले बताया, जब मैं आया तो मेरे ज़हन में यही बात थी कि मैं आऊंगा और आने के बाद मुझे पसंद आता है मुल्क या नहीं आता, मैं सेटल होता हूं या नहीं होता, बट सम हाउ किसी भी तरीके से जिस काम के लिए आया हूं मैं फुलफिल करके जरूर जाऊंगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद कॉमसेट से पढ़ा हूँ। तो ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक अच्छा बैकग्राउंड है अच्छे इदारों से पढ़ने का, अच्छे टीचर्स, अच्छे उसातिज़ा, अच्छा करिकुलम, अच्छा डिसिप्लिन मुझे देखने को हमेशा मिला है। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एक डिफरेंट है। ऑफ कोर्स कंपैरिजन अगर किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप मीट करना चाहिए, तो वो पाकिस्तान काफी हद तक चीजों में लैक कर रहा है, लैक करता आया है। और फिनलैंड ऑफ कोर्स इज अ डेवलप्ड कंट्री, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स एजुकेशन, दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन पाकिस्तान। बट आई मस्ट से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है उसने बहुत कुछ लर्न करवाया मुझे। इट्स नॉट लाइक दिस कि उधर के जो साथसा हैं, उधर के जो करिकुलम है, समटाइम्स वी आर टू मच क्रिटिकल अबाउट अवर कंट्री, दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको अगर फिनलैंड में मास्टर्स पीएचडी करने का चांस मिल रहा है, दैट मीन्स कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम आपके उस सिस्टम को इतनी रिस्पेक्ट देता है कि दैट दे आर गिविंग यू एन एडमिशन टू कम हियर एंड टेक अ फर्दर एजुकेशन। सो दैट मीन्स कि आपका एजुकेशन सिस्टम दुनिया में कहीं स्टैंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। और हमारा हायर एजुकेशन कमीशन राइट नाउ, आई थिंक जब मैं आया था अब उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ द डिग्रीज। सॉरी, बट इसके अंदर मैं एक चीज ऐड जरूर करूंगा कि लोगों को इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, जो लोग सोच रहे हैं आने का या लोग जो आ चुके हैं, कि आप जो भी हैं फिनलैंड में आने के बाद वो आप अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही हैं जो पाकिस्तान का है। और क्योंकि आप यहाँ के सिस्टम में नहीं आए तो आपको बहुत सी चीजें यहाँ सरप्राइज करती हैं, शॉक भी करती हैं और टफ टाइम भी देती हैं। बट समहाउ आप इतने कैपेबल जरूर होते हैं कि वो कैपेबिलिटी आपको यहाँ की चीजों को अडॉप्ट करवा देती है। तो वो कैपेबिलिटी बेसिकली आपके अंदर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की वजह से आई है या वहाँ के टीचर्स और अपने पेरेंट्स की वजह से आई है। बट राइट नाउ मैं इतना जरूर कहूंगा कि आई डोंट नो राइट नाउ के करिकुलम क्या चल रहा है पाकिस्तान में। राइट नाउ जो मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस वक्त पीक पे है। जिस वक्त मैं आया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, दे वर ऑन द पीक एट दैट टाइम। बट राइट नाउ दैट कन्वेंशनल थिंकिंग इज समहाउ is put aside, and the worldly competitive thinking is like right now coming up in our youth generation, which is very nice. And for that reason I think so इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है। For my university which was ComStats, मुझे लगता है कि ComStats का आज भी आई थिंक सो कंप्यूटर साइंस इज द बेस्ट इन द कंट्री राइट नाउ। सो आई थिंक सो जो बच्चे वहां से पढ़ के निकलते हैं दे आर रियली कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल इनफ। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, और मुझे लगता है जो उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए दैट इज R&D, सेकेंडली एंटरप्रेन्योरशिप, thirdly the motivation and the correct identification of the skills in the students and putting them on the right tracks. बिल्कुल। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना वो दाऊद भाई ने इस हवाले से कंपेयर भी कर दिया है, अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया है, और ओवरऑल इस क्वेश्चन को जो है ना उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली बयान कर दिया। अच्छा दाऊद भाई, एक बात सुनने में आई थी एक दौर में कि आप जो है ना वो फिनलैंड छोड़ के चले गए हैं, तो वो क्या स्टोरी थी उसके बारे में जरा बताएं कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, और आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या स्टोरी है? एक्चुअली मेरा जो है ना फिनलैंड में आना और फिनलैंड के बाद जो है मैंने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं कि जो अनयूजुअल हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक नॉर्मल, लोग ऐसे करते नहीं हैं। बट ऑफ कोर्स आप लाइफ के ऐसे फेज में होते हैं वेयर यू आर ट्राइंग different things and you have a
whole right to do that. और anyways, but मेरा बेसिकली ये था कि मैं जब ग्रेजुएट हुए, मास्टर्स किया, तो ऑफ कोर्स आप यू आर सीकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज विच आर रेलेवेंट टू योर फील्ड, डूइंग अ हाई टेक जॉब एंड लर्निंग ऑन दैट एंड बिल्डिंग योर सीवी. तो मेरा उस वक्त जो था, मुझे जॉब इधर मैंने इतनी अप्लाई भी नहीं की थी, बट फॉर्चुनेटली आई गॉट अ जॉब इन अबू धाबी, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और मैं उधर चला गया, और इट वाज रिलेटेड टू समहाउ टू माय फील्ड बट नॉट दैट मच. It was related to the instrumentation and telecommunication and electrical engineering, like a hybrid of all these things. So basically वो job थी oil and gas में. The pay was good. It was not that high, but it was really nice. At least कि वहाँ जाके मैं उसके ऊपर कुछ अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता हूँ. एक साल मैं यहाँ से तकरीबन, जो आप कह रहे हैं गायब रहा हूँ, एक साल मैं गायब हो गया था यहाँ से. और वो एक साल गायब होने की बेसिकली वजह ये थी कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई. और जब मैं यहाँ से वहाँ गया तो मुझे बेसिकली उससे पहले मैं यहाँ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे भी काम करता रहा हूँ, और मैंने उसके बाद फिर मैंने एक इंटेल में भी यहाँ जॉब की एज अ पार्ट टाइम रिसर्चर, नॉट दैट मच, बट वो बेसिकली डेमोला के थ्रू मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन मिली थी और उसके थ्रू मैंने काम किया था उसमें. बट ये था कि फिर मुझे उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो परमानेंट पोजीशन ऐसी नहीं थी, तो मुझे अचानक वहां से ऑफर हुई और मैं मूव कर गया, जैसे मैंने पहले बताया. और मेरे पास पाकिस्तान के वर्किंग कल्चर का एक्सपीरियंस था, फिनलैंड के वर्किंग कल्चर का एक्सपीरियंस था इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओनली. एंड आफ्टर दैट फिर जब मैं UAE गया तो मेरे पास वहां का भी एक वर्किंग कल्चर मेरे सामने आ गया. और जब वहां गया तो इट वाज मोर लेस वेरी नियर टू इंडियन एंड पाकिस्तानी कल्चर, और वेरी नियर टू दैट. उसी तरह की सियासत, उसी तरह का वे ऑफ कल्चर. ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. जाने का टाइम तो आपको पता है आप किस वक्त ऑफिस जा रहे हैं, बट आने का टाइम आपको पता नहीं होता था. फिर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री थी, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी थी, और प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज में जब आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं और फिर आपको जो फील्ड्स पे जाना पड़ता है, शटडाउन्स पे जाना पड़ता है, तो इट वाज हेक्टिक जॉब, बट इट वाज अ वेरी नाइस लर्निंग देयर आल्सो. चैलेंज था, आउट ऑफ द बॉक्स मैंने कुछ अपने लिए चैलेंज लिया और मैं चला गया. और फिर मैं उधर से जब मैं उधर गया तो मैं एक फील्ड में था, इट वाज नियर टू सऊदी बॉर्डर, और काम कर करके थका हुआ भी था. लेकिन ये कि मैंने सोचा कि चलो यार, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, और मैं खुद भी देखता रहता था लिंक्डइन पे, तो मैंने सडनली आई लाइक देयर वाज लॉट ऑफ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन नोकिया, एंड देन आई जस्ट अप्लाइड फ्रॉम देयर, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ इंटरव्यू कॉल, एंड राइट आफ्टर 2 days ऑफ द इंटरव्यू कॉल मुझे ऑफर लेटर आ गया. और क्योंकि जब मैंने कंपेयर किया तो इट वाज फार बेटर, और इट वाज, बट मैं जब आया तो इट वाज नॉट लाइक के मैं विदाउट रीजन वापस आ गया कि मुझे फिनलैंड वापस जाना है, मुझे कंफर्ट जोन में वापस जाना है, और मुझे बस ये था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वापस जाऊंगा. तो फिर मैं इसलिए वापस आया, और मैंने आके फिर नोकिया में ज्वाइन किया. टिल देन फ्रॉम दैट टाइम आई एम स्टिल इन नोकिया. बट मैं इतना जरूर कहूंगा लोगों को कि इस पर्सपेक्टिव में कि आप फिनलैंड जरूर आते हैं, आप एजुकेशन हासिल करते हैं, तो आप इधर से कुछ लर्न करते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता, आपकी लाइफ के फेजेस आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं. एंड रिस्पेक्ट टू टाइम यू लर्न दिस. मैं जब मिडिल ईस्ट गया, यानी कि अबू धाबी, दुबई गया जॉब के लिए, तो आई डिडंट रियलाइज, बट व्हेन आई वेंट देयर तो मुझे लगा कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा कॉन्फिडेंस काफी बेटर था वहाँ के इंजीनियर से जो वहाँ काम कर रहे हैं. इवन दे हैव सो मच एक्सपीरियंस आल्सो. इवन के पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स कि आप उधर से क्या कर रहे हैं यहाँ, उधर से किस तरह आ गए हैं यहाँ. तो दिस क्वेश्चन वाज लाइक फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, फ्रॉम एवरीवेयर, एवरीबडी वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो मैंने सबको ये कहा, भाई रिस्क लिखा था, मैं आ गया. बिल्कुल. और यू नेवर नो अबाउट योर प्लान्स, और बट इट सडनली हैपन. सो लेकिन आई थिंक सो मुझे मेरे एजुकेशन की वजह से जो मैंने फिनलैंड से हासिल की, मुझे काफी एज मिला, और काफी मैं स्टैंड आउट हुआ अमंग द पीपल हु आर वर्किंग देयर इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और दो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, एंड दैट गिव्स यू एज in a way that you think out of the box from research and development. So basically then I came back, और तब से मैं फिनलैंड की जान ही छोड़ रहा हूँ. तो बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई
आप उसके लिए चले गए और बाद में आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो आप उसके लिए फिर वापस आ गए। एग्जैक्टली। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन ये कर दूं कि हर बंदे का ऑफ कोर्स डिफरेंट जो है वो बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है और फिर आगे भी जो आपके प्लान है किसी दूसरे बंदे से वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक हमारा प्लान होता है, एक ऊपर वाले का प्लान है, ठीक है। तो चीज़ें बहरहाल एट दी एंड उसी तरह ही होनी है जिस तरह ऊपर वाले ने प्लान की हुई है। और कहने का इसमें आई थिंक मकसद एक और भी है, वो ये है कि लाजमी नहीं है कि अब अगर आप फिनलैंड आ गए हैं तो बस यहाँ पे आके आपने जो है ना वो ठक्का लगा लिया कि बस दैट्स इट, एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके लिए आगे भी मेरे ख्याल से पूरी जो दुनिया है वो ओपन है। कहीं से भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि आपको लग रहा है कि बेहतर है तो आप वो अवेल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज ऐड जरूर करूंगा कि फिनलैंड, मैं पहले भी इससे कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहा हूँ, फिनलैंड आने के बाद भी कुछ 4-5 मंथ्स, और मैं वापस आया, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मैं दोबारा दुबई गया, यूएई गया, उसके बाद मैं आया, फिर मैंने जीरो से स्टार्ट किया। बट मेरी एक रियलाइजेशन हुई फिनलैंड को देखकर कि फिनलैंड इज वन ऑफ द कंट्रीज जो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कंट्रीज मौजूद है दुनिया में जो आपको बाबा चांस देती हैं कि आप दोबारा आओ और आप आके दोबारा सेटल हो। इट्स अ कंट्री, इफ you are a law abiding citizen, you're going with the flow, you are respecting the environment, you're respecting the system, you're respecting each and everything here, they give you the respect also. And people and the system will realize about your importance also. But it's a very very gradual process. Suddenly आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो गपशप को दाऊद भाई आगे बढ़ाते हैं और एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो मुझे कमेंट्स में भी लोग पूछते रहते हैं और कई दफ़ा पर्सनल मैसेज करके भी पूछते हैं, वो लैंग्वेज बैरियर के हवाले से है। ऑफ कोर्स यूरोपियन मोस्टली जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं या कईयों की कॉमन भी हैं जो कि इंग्लिश से हट के हैं। तो इस हवाले से काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि लैंग्वेज आएगी नहीं आएगी, या लैंग्वेज ना आने की वजह से फॉर एग्जांपल हमें चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से ज़रा लोगों को आप अपनी फील्ड के हवाले से भी बता दें और थोड़ा सा जेनेरिक पर्सपेक्टिव भी बता दें कि लैंग्वेज बैरियर किस तरह इफेक्ट आपके केस में किया करती है फॉर एग्जांपल। अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो लोग एक्सट्रीमली ऑफ सिग्निफिकेंट के आप उन लोगों के लिए बना रहे हैं और ये चीज़ें आने के बाद लोग रियलाइज भी करते हैं। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको लगता है कि यूरोप में ईच एंड एवरी कंट्री हैज डिफरेंट लैंग्वेज, लाइक आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स द लैंग्वेज चेंजेस सडनली। तो आपको ना वो लैंग्वेजेस, और वो ऐसी भी नहीं है कि जिस लाइक पंजाब में फिर रहे हैं पाकिस्तान में और आपको कि गुजरात पे एक लैंग्वेज का डिफरेंट स्टाइल है, जरा आप गुजरावाला साइड पे आओ तो डिफरेंट है, लेकिन मोरलेस पंजाबी सेम है। तो ऐसा चेंज भी नहीं कि आपको समझ आ जाता है। यहाँ तो बिल्कुल टोटल चेंज है कि वो फिनिश लैंग्वेज डिफरेंट है, यहाँ की जैसा लैंग्वेज फिनिश है, स्वामी कहते हैं उसको, और नॉर्वे की बिल्कुल नॉर्वेजन है, स्वीडिश की बिल्कुल स्वीडिश लैंग्वेज डिफरेंट है। तो कोई मिलाप नहीं है किसी लैंग्वेज के दूसरे के साथ। तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। और यूरोपियन कल्चर जो है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि यूरोप में एक कल्चर है कि वो अपने लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द लैंग्वेज, और लैंग्वेज इज अ वेरी 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 वाइटल पार्ट ऑफ देयर culture for every country, और फिनलैंड में तो स्पेशली they have the language, they love their language, and for that reason इस obsession की वजह से बैरियर भी आता है उन लोगों के लिए जिनको लैंग्वेज नहीं आती। और वो लैंग्वेज बैरियर बेसिकली आपको बहुत से उन मौक़ों से दूर कर लेता है, उन अपॉर्चुनिटी से दूर कर देता है जिसकी वजह से आप जिसके केपेबल है। और ये उनका आई थिंक सो दैट इज द राइट ऑल्सो। अब आप बाजार में सब्जी बेचने जा रहे हैं तो आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती उधर के लोकल आवाम से बात करने के लिए, तो आप कैसे सब्जी बेचेंगे? तो फॉर सम आई थिंक सो देयर आर सम fields and skills where you need to have a language skill, at least not to the native level, but at least इतना हो कि आप लोगों से communicate कर सकें और उनको understand कर सकें। As far as my field is concerned, very specifically, जिसमें IT या telecommunication की बात करें तो honestly speaking, from masters till research level to company, मुझे नहीं लगता कि मुझे language barrier का सामना करना पड़ा है। Because there are some fields like IT and all these things which are independent of the language, and they're independent of any type of communication skill. The only language used there is English. Though I think so they give you an opportunity, of course,
टू अंडरस्टैंड, टू लर्न द लैंग्वेज इन द यूनिवर्सिटी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप सीखें और अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग द लैंग्वेज डेवलप करें और उसके बाद आप यहाँ की एक माहौल में इंटीग्रेट हो सकें. बट if you are from those specific fields where language are not required, I don't think so कि आपको इतना bother करती हैं. But for the long run, right now मैं इस चीज को feel करता हूँ. For the long run, if you really want to live here, you have to somehow at some time learn this language. बिल्कुल ठीक है. अच्छा दाऊद भाई, एक और ना टॉपिक है जिसपे ऑफ कोर्स आपका माशाल्लाह 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है. आपने डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ यहाँ पे देखे हैं. चैलेंजेस अभी आपने बताया कि शुरू में जब आप आते हैं तो ऑफ कोर्स पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं आपको अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए. बट कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टडी है या जॉब है, कि उसको अपने सर पे उन स्पेसिफिक चीज़ों को सवार कर लेते हैं, लेकिन जो साथ साथ और चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो कई दफ़ा जहन में नहीं रहती या उनकी इंपॉर्टेंस जहन में नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल वेदर है यहाँ का, अब काफ़ी टफ वेदर है. जिस वेदर कंडीशन से हम यहाँ पे आते हैं, मतलब नॉर्मली अगस्त में यहाँ पे आते हैं हम, और सडनली 1-2 महीने के बाद विंटर शुरू हो गया और फिर आपने पार्ट टाइम जॉब वगैरह करनी है, तो ऑफकोर्स उसके लिए आपने बाहर जाना. तो वो एक ऐसी चीज़ है कि शुरू में तो आपने क्योंकि चलो जॉब शॉप करनी है, पैसे कमाने हैं, तो आपको होता है कि चलो ठीक है, मोटिवेशन डिफरेंट होती है. बट ओवर द टाइम मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि वेदर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपकी ओवरऑल कंडीशन पे भी. ठीक है, मतलब एक मेंटल स्टेट है जो इस वजह से भी कई लोगों में ये चीज़ आती है कि क्योंकि विंटर में ऐसा है कि काफ़ी टाइम आपका अंधेरे में गुजरता है, सूरज नहीं आपको मिल रहा, विटामिन्स की जो है वो कमी हो सकती है. मतलब नॉर्मली इस चीज़ पे बात नहीं की जाती अगर देखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इस हवाले से थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि ओवर द पीरियड आपने सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं और एक्सपीरियंस किए हैं कि, और ये ख़ास तौर पे जो नए आने वाले अभी आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या जो अभी रिसेंटली मूव हुए हैं, 1-2 साल हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करें कि अगर ये कंडीशन है यहाँ पे, अब इससे आप भाग तो सकते नहीं है जो -25 है, -30 आना है, तो अगर इसकी वजह से जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, मेंटल स्टेट है या डिप्रेशन है, तो उससे कैसे कॉप अप करें? आई थिंक अगेन आपके सारे क्वेश्चंस बड़े रेलेवेंट और बड़े अच्छे हैं. अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है हर क्वेश्चन की. जिंदगी में आई थिंक सो आपने कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल जो स्टेट ऑफ हेल्थ है आपकी, जो मेंटल हेल्थ की जो स्टेट चल रही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वही आपको ड्राइव करती है. अगर वही आपकी हिल जाएगी ना, तो फिर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता. और स्पेशली जिस कल्चर से और जिस मुल्क से हम लोग आए हैं, तो हमारा वेदर जो है ना, वो इट्स वेरी गुड. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इधर आने के बाद आपको एहसास होता है कि सूरज क्या होता है और आप वो गर्मी इंजॉय करते हैं और आपको अपने आम भी याद आते हैं और आपको अपने फल भी याद आते हैं, तो आपको अपने मुल्क की याद आती है ऑफ कोर्स. बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर का इफेक्ट है और बहुत ज्यादा है. और इट मे वेरी फॉर इंडिविजुअल्स, बट आई थिंक सो जेनेरिकली स्पीकिंग इसका इफेक्ट बिल्कुल है. मुझे 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट 9.5 साल हो गए हैं, और ये मेरा मतलब नौवां विंटर चल रहा है. और मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे समर्स यहाँ के बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे आप कहीं भी कहेंगे चले जाओ, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा समझ, लेकिन मुझे यहाँ के विंटर्स उतने बुरे लगते हैं. जबकि मुझे पाकिस्तान के विंटर्स बहुत पसंद थे, लाहौर के स्पेशली. लेकिन वेदर से, अब मैं खुद एक ऐसा बंदा हूँ जो मुझे लगता है मैं वेदर से ड्राइव होता हूँ. मुझे वेदर ड्राइव करता है, मेरी मोटिवेशन को, मेरे मूड को एनहांस करता है. तो ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन मेरे मिजाज में ये चीज शामिल है. तो फॉर दैट रीजन आई थिंक सो, मैं जब फर्स्ट विंटर आया, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जब अगस्त में आते हैं, तो इट इज ऑलरेडी टू लेट फॉर द समर्स. इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड द पाकिस्तानी विंटर्स. आई थिंक सो वो स्टार्ट हो गए होते हैं. जब आप यहाँ आते हैं, बारिशों का मौसम, बरसाती, और एक अजीब किस्म का मौसम होता है, एंड सडनली weather and the sunlight is going away and away and away, the days are getting shorter, and after that like you realize okay, snow pad gayi hai, and you are excited, snow pad gayi, and you just go out and just started playing with the snow, and but you didn't know that this snow will be there for next 5-6 months or more might be. तो but I think so, मुझे याद है मैं पहले winters आया और मेरे पास कुछ, I was not well prepared for that one, और मेरे पास कुछ स्पेशल शूज, स्पेशल कपड़े, इन चीज़ों का आइडिया नहीं था. मुझे ये लगता था कि यार इसी तरह पाकिस्तान में हम लोग करते हैं ना, कि चलो यार अगर हम एक लेयर पहनते थे नीचे कपड़ों की, तो 2 लेयर पहन लेंगे हम.
तो हम एक मोजे पहनते थे, चलो उसके ऊपर एक और चढ़ा लेंगे, टोपी भी हम डबल कर लेंगे, जिस तरह भी है। बट इधर आए तो क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत हार्श है, एज मोर देन एक्सपेक्टेड, सो आपके लिए यहाँ स्पेसिफिक अपने क्लोथ्स का इंतजाम करना पड़ता है। तो आई रिमेंबर दैट नाइट आई वेंट विद माई वन ऑफ माई फ्रेंड। तो इधर आने के बाद 3-4 साल 5 साल पोस्ती, या जिसको हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब की है, साथ वोल्ट की है। साथ वोल्ट तो बहुत लेटर ऑन आई है, उस तक तो एक ही जॉब थी विच वाज न्यूज़पेपर डिलीवरी। So there was one night when I was delivering the newspaper and it was -32 on the road temperature. And I remember कि मैं जब वो दोस्त भी साथ था मेरे just for the company, और मैं जब बाहर एक बॉक्स में न्यूज़पेपर डालने गया तो I remember कि it was just 5-6 meters away, and when I came back to the car जब बैठा तो my hands were freezing। और वो गाड़ी भी दोस्त की थी। और मैंने जो किया है, मैंने 2-2.5 साल साइकिल पे काम किया और उसके बाद फिर मैंने गाड़ी ली। और इसी तरह आई रिमेंबर कि जब मैं साइकिल पे करता था तो कोई ना कोई ड्रॉप कर देता था मुझे मेरे एरिया तक या उसके नजदीक तरीन इलाके तक, और मैं फिर साइकिल अपने एरिया से लेता था और मैं अपने काम करने जाता था। वापसी पे समटाइम्स बस गॉट लेट बिकॉज रात को इतनी फ्रीक्वेंटली, अब तो ट्रैम चलती है, फैसिलिटीज बहुत हैं, तो मैं 2-3 घंटे 2 घंटे भी आई थिंक सो मैंने वेट किया हुआ है बस स्टैंड्स पे बैठ के बर्फ के अंदर। और ऐसा भी था कि मैं जब रात को काम करने जाता था, अखबार लेट हो गई है, न्यूज़पेपर लेट हो गया, आई वेंट टू द एरिया, देन आई वेंट टू सम बिल्डिंग जिसकी में भी चाबियां होती थी, और मैं उस बिल्डिंग के जाके सीढ़ियों में बैठ जाता था 1-2 घंटे, और उधर बैठ के फिर मैंने वेट करना, इंतजार करना, कभी कोई तलावत लगा लेनी, कभी कुछ सॉन्ग लगा लेने, कभी कोई आर्टिकल पढ़ने लग जाना या कुछ सोचने लग जाना, कुछ समझ ना आना तो। और इसी तरीके से समर्स आते थे, समर्स वर रियली नाइस इन अ वे दैट आपका खुद दिल चाहता था काम करने का। और रमजान भी समर में होता था तो इफ्तारी और सहरी भी उसी में चल रही होती थी। बट ये सारी स्टोरी सुनाने का एक बॉटलनेक ये है, मकसद ये है कि वेदर जो आपका मेन क्वेश्चन है कि इसको हैंडल कैसे किया जाए, कोप अप कैसे किया जाए, तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो है ना, आपकी जो वेदर से एक्सट्रीम विंटर्स में सबसे पहला जो मेरा फार्मूला है, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आपके पास इतने फाइनेंसेस हैं, पाकिस्तान चले जाओ, किसी और कंट्री चले जाओ, 1 महीना 1.5 महीना गुजार के आओ। द बेस्ट टाइम टू टेक योर हॉलीडेज, एनुअल हॉलीडेज इज इन विंटर्स फॉर अस। समर्स एंजॉय करो, और सेकंड चीज जो इम्पोर्टेंट, सोशलाइज हो, अपना फ्रेंड सर्कल बना के रखें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करें, यहाँ अंडरग्राउंड क्रिकेट की और मतलब कार्ड्स खेलने की, वीडियो गेम्स खेलने की, वैसी गपशप चिटचैट करने के लिए आपके पास बहुत सी जगह मौजूद हैं। और जैसे हम लोग अक्सर औकात इकट्ठे बैठ जाते हैं, चिटचैट कर लेते हैं, कभी किसी कॉफी स्पॉट पे मिल जाते हैं, तो आई थिंक सो आप अपने लिए टाइम जरूर रखें, अपने आप को बाउंड मत करें कमरों में बैठ के, आप निकलें, इकट्ठे कुकिंग कर लेते थे हम लोग। वीकेंड आया, कुछ भी आया कि ओके जी आज बिरयानी बना लेते हैं, तो 4 लड़के लग गए, साथ मूवी लगा ली रात की, और साथ गाने चल रहे हैं, साथ गपशप चल रही है। और अपनी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेयर करें चीजों को, अपने अंदर ना रहें, इंट्रोवर्ट मत रहें। दिस वेदर विल रियली अफेक्ट यू इन द लॉन्ग रन। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जिसे आप हैंडल कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस उसमें लगे। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, अपने लिए कोई चीज अपने लिए मुख्तस करें, कोई टारगेट रखें, जिम ज्वाइन करें, अपने लिए कोई ऐसी टारगेट रखें, लाइक कोई लर्निंग के लिए कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं, वो टारगेट रखें और आप उस पर लग जाएं। तो ऐसा कोई चीज जरूर करें कि जो आपको फ्री थिंकिंग पे मजबूर ना करे, आपको आपके फ्री टाइम में आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बिजी आप किसी ना किसी वाले से रहें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो दाऊद भाई, आप आए हैं 2014 में फिनलैंड, और अब 2024 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट एक डेकेड हो गया। तो अगर आप अब कंपेयर करते हैं अपने आप को उस टाइम पे अपने साथ के, जो 2014 में जब आप आ रहे थे या सोच रहे थे, या जिस तरह के भी आप ओवरऑल थे, एक पर्सनैलिटी हर बंदे की अपनी यूनिक होती है, तो अगर उसको आप अब से कंपेयर करते हैं कि आफ्टर 10 years, तो क्या डिफरेंसेस आप नोट करते हैं, कि क्या डिफरेंस आप में जो है वो आया? 10 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 10 साल उसी तरह होता है जैसे कि आप एक 1 क्लास में जाते हैं और आप फिर मैट्रिक करके बाहर निकलते हैं, तो आप एक बहुत चेंज इंसान होते हैं। 1 क्लास का एक बच्चा और 10 क्लास का एक ऑलमोस्ट ग्रोन एडल्ट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग।
तो इसी तरीके से मैं यहाँ जब आया तो आई वॉज इन अर्ली 20s और एक यंग था, ऑफ कोर्स मोर यंगर, एनर्जेटिक था, इम्पल्सिव था, ख्वाब थे, चीज़ें थी। और आपको वो चीज़ें डिफाइन करती हैं, ड्राइव भी करती हैं और आपको पुश भी करती हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। लेकिन मैंने उस टाइम से अपने आप को कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें बदली हैं, और मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का उतना ही कम है। और ऑफ कोर्स उसके पीछे एक जर्नी है। इट वॉज नॉट एन ईजी पाथ। माँ बाप से दूर आना, घर से दूर आना और ऐसी जगह पे आ जाना जो कि जहाँ आपका कोई सॉर्ट ऑफ इंसान, कोई वाली वारिस नहीं है, आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। खाना पकाना, कपड़े धोना, अपनी चीज़ें मैनेज करना, जो आपको बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। बट यहाँ आके, यूरोप में आके, जो आपको एक दूर से एक फैंसी लाइफ नज़र आती है कि आप एक बड़े अच्छे से कपड़े पहन के, एक ब्रांड्स पहन के, आप नाइकी एडिडास पहन के आप बाहर जाएंगे और आप जाके किसी अच्छे से कॉफी स्पॉट पर बैठे होंगे और शाहरुख खान की तरह या किसी की तरह आप जो है वो बैठ के वो चल्ला गाना गा रहे होंगे और आपने बड़े अच्छे कपड़े पहनेंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। इट्स नॉट अ फैंसी वर्ल्ड, इट्स अ वर्ल्ड विद रियलिस्टिक अप्रोच। तो अगेन बात वही आती है कि हर बंदा अपने गोल्स डिफरेंट लेकर आता है। मेरा गोल एक ही था, वो यही था कि मैंने एजुकेशन लेनी आगे। और एजुकेशन लेने का मकसद सिंपल ये था कि मैंने ये नहीं कि मैंने कोई ऑफ कोर्स आप नॉलेज शेयरिंग करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपका एजुकेशन जब इंक्रीज करते हैं तो वर्ल्ड आपकी रिस्पेक्ट करता है, और दुनिया जब आपकी रिस्पेक्ट करती है तो आपके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वॉज द कोर रीजन ऑल्सो बिहाइंड दिस। ये नहीं कि मैं कोई सिर्फ एजुकेशन के लिए आया था, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वॉज वन ऑफ दैट रीजन। बट मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत डाउन टू अर्थ, मुझे लगता है कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया टूवर्ड्स एवरी फेज ऑफ सोसाइटी, एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। सब्र ज़्यादा आ गया। मुझे लगा है कि मैंने हार्डशिप्स देखी। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अडॉप्टिव हूँ। मैंने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि जो मुझे लगता है मैंने अपने आप को चैलेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैलेंजेस जो है वो फुलफिल भी किए और उनको ओवरकम किया। इस लिहाज से मुझे लगता है कि मैंने बहुत, जो मुझे लगता था मेरे में फियर्स थे, मेरे में डर थे, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे लगा मैंने किए। और अपने फियर्स को जब आप ओवरकम करना शुरू कर देते हैं, उनको आप नीचे दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ले आते हैं, आई थिंक सो दैट इज अकॉम्प्लिशमेंट। पैसा कमाना, डिग्रियां लेना, ये लेना, वो लेना, ये चीजें लाइफ का हिस्सा हैं, ये आपको मिल जाएंगी, आप कर ही लेंगे समहाउ। अल्लाह ताला ने आपके जो नसीब में लिखा है वो आपको मिल ही जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपनी जात के अंदर वो ऐसे क्वालिटीज और ऐसे पैदा करें, और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें कि जो फियर्स हैं आपके, कि आपने वो फियर सप्रेस किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें, ऐसी चीजें सीखी गोरों से, जिनको हम गोरा कहते हैं अक्सर औकात, एक बड़ा परसेप्शन है जी, गोरे ऐसे, गोरे वैसे। लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनमें बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम में नहीं है, जिसकी वजह से आगे हैं। और वो चीजें हैं पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट, दो नंबरी ना करना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपने सिस्टम से मोहब्बत करना, उससे लॉयल रहना। जो हम लोगों में, मुझे लगता है कि एज अ होल, एज अ नेशन, बहुत सी चीजें हम लोगों में खत्म हो गई हैं। और स्पेशली द पंक्चुअलिटी एंड द लॉयल्टी, और जो कमिटमेंट है, इवन यू विल नॉट बिलीव इट कि आपके जो आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। तो पाकिस्तान में तो मतलब आप इन चीजों को बिलीव भी नहीं कर सकते कि आप, फॉर एग्जांपल, आप अपना एक मोबाइल छोड़ के चले गए और एक दिन बाद आया तो आपको वो चीज आपकी वैसी मिल जाए। तो मतलब आपको ये चीज नजर आने लग जाती है कि सिर्फ दुनियादारी चीजें नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी में भी एक इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आने चाहिए, और जो आपको सेटिस्फाई करती हैं। और आई थिंक सो लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, एक मतलब मैं चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आई थिंक शायद ये कोई आधे पौने घंटे की वीडियो मैक्सिमम बनेगी, तो आधे पौने घंटे में दाऊद भाई ने अपने जो 10 साल की जो स्टोरी है वो आपको बताई है। वो कई दफ़ा कहने में बड़ी आसान लगती है या प्रेजेंट करने में ऐसी लगेगा कि आधे पौने घंटे में रैप अप हो गया, लेकिन उससे पीछे पूरी जर्नी है, पूरा प्रोसेस है, और पूरे वो चैलेंजेस हैं जो भी, जैसे उन्होंने पार्ट टाइम जॉब से हवाले से भी बताए हैं कि
बिल्डिंग के अंदर वेट करना पड़ रहा है, बिल्डिंग के अंदर बैठना पड़ रहा है सीढ़ियों के ऊपर, या बस स्टॉप पे 2-2 घंटे वेट करना पड़ रहा है। तो कहने का मकसद या लोगों की जर्नी शेयर करने का मकसद यही है कि मैक्सिमम लोग इससे इंस्पायर हों, और इससे साथ साथ थोड़ा सा रियलिटी चेक ये भी मिले कि मोस्टली अगर देखा जाए ना तो हमारे में क्विक फिक्स वाला एक माइंडसेट होता है कि हमें जल्दी से चीज़ें मिल जाएं, या वहाँ बैठ के हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे तो लाइफ सेट है। लेकिन आपने अभी करंट स्टेट देखी होती है एक बंदे की, कई दफ़ा पूरी जो कैसेट रिवाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं होता। तो इस वजह से मेरा मकसद इन वीडियोस बनाने का यही है कि डिफरेंट लोग आपके सामने लेके आऊँ और उनकी जर्नी जो है वो शेयर किया जाए। तो थैंक यू दाऊद भाई, आपने ये सारा जो है ना वो शेयर किया। तो रैप अप करते हैं इसके साथ कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, मोस्टली यंग लोग ही जो है वो वीडियोस देखते हैं, तो वो मैसेज आपका फील्ड के हवाले से भी हो सकता है, ख़ासतौर पे आपकी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, अगर वो फिनलैंड आ रहे हैं या अभी न्यू कमर्स हैं, या जेनेरिक भी कोई आप मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दें। वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो शुएब, आपने बहुत सी बातें ना खुद से इनको एक किस्म की अपने ऑडियंस को बता दी हैं, और वही आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट है। मैं बिलीव करता हूँ हमेशा ऑप्टिमिज्म पे और पॉजिटिविटी पे, और मैंने अपनी लाइफ में जो भी जिस चीज़ से भी ड्राइव हुआ हूँ, जिसको आप सेल्फ ड्रिवन फोर्स कहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिविटी है। लोगों को वैसे तो मेरा यूथ को एक ही मशवरा है, जो भी हमारे नए नए लड़के लड़कियां फैमिलीज जो भी लोग आना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें सोच रहे हैं अपने लिए, या जो भी इस वीडियो को देखते हैं, कि आप अपने अंदर जो है ना अपने अंदर पॉजिटिविटी को कभी मरने ना दें, और अपने अंदर जो एक डिज़ायर है उसको लोगों के पर्सपेक्टिव से ना देखें, आप अपने पर्सपेक्टिव से देखें। लोगों की बातें बहुत सी होती हैं जो आपको जिसको आप कहते हैं मोटिवेट करते हैं, और मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। दिस इज अ वर्ल्ड एंड दिस इज अ ग्लोबल विलेज, दिस इज नॉट लाइक अ थिंग ऑफ फैंटेसी वर्ल्ड। और सेम चीजें जो आपको पाकिस्तान में नजर आती हैं, जो आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ भी ऐसी ही नजर आएंगी। दुनिया में इंसान एक ही जैसे हैं, उनकी नेचर एक जैसी ही होती है। तो मेरा फाइनल मैसेज लोगों को यही है कि जो लोग आना चाह रहे हैं उनको ये है कि जनाब, क्योंकि अब फीस लग चुकी है यहाँ, और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है वीज़ा पॉलिसी से लेकर सेटल होने तक, और यहाँ के सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम तक। सबसे पहले तो जो आ रहे हैं, पहले तो अपना रियलिटी चेक रखें। डोंट लिव इन अ वेरी फैंसी वर्ल्ड। रियलिटी चेक रखें। जिस चीज़ में आना चाह रहे हैं प्रॉपर होमवर्क करें, अपने पैसों को ऐसे ज़ाया ना होने दें। आप खुद अप्लाई करके आ रहे हैं, कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हैं, जैसे भी आप आना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है, बट आप ये जो भी लगा के आ रहे हैं पैसा, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट लगा के आ रहे हैं। और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, बट वर्स्ट के सिनेरियोस को कभी भी अपनी आंखों से ओझल मत होने दें। अपने वर्स्ट के सिनेरियोस को हमेशा अपने सामने रखें। उसके लिए ABC प्लान जो भी आप बनाते हैं उसको अपने सामने रखें। इधर जो आ चुके हैं और जो सेटल हो रहे हैं रिसेंटली आके, फैमिलीज हैं, लड़के हैं, लड़कियां, उनको मेरा एक ही मशवरा है कि यार अब आप आ चुके हैं तो पॉजिटिव रहें। और अब आप पॉजिटिव रहने के बाद अब आप इधर उधर की बातें सुनने की बजाय अब आप कोशिश करें कि जिस गोल के लिए आए आप उस गोल को फुलफिल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आजकल नोट कर रहा हूँ शुएब, आजकल 2-3 सालों से जो मैं लोगों को नोट कर रहा हूँ कि पीपल आर वेरी मच इम्पेशेंट। हम लोग आए थे, हम लोग को इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी उतनी ही थी जितनी कि हमें उस टाइम तक के लिए इंपॉर्टेंट थी। हमने उतनी इंफॉर्मेशन रखी, उसको डाइजेस्ट किया, एंड देन वी वेंट टू द नेक्स्ट स्टेप। Right now people have so much information which is not even relevant to them, and I don't think so that will help them. Of course people are coming for the nationality, they are coming for the passport. It's a very simple truth that people are coming for here, even might be मैं भी इसलिए आया हूँ। बट आपको एक टाइम बाद एक चीज मिलनी है, तो आप जिस चीज के लिए आए पहले उस पर फोकस करें, विच इज एजुकेशन। आप उसको फोकस करें, आप उसको फोकस करके आप उसमें इधर के एक अच्छे एजुकेशन के निज़ाम से अपने लिए बेस्ट निकालें, बेस्ट स्किल्स सीखें, और उससे सीखने के बाद आप कोशिश करें कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि यार आप किसके लिए बने हैं। सम टाइम इट्स नेवर टू लेट कि आपको ऐसी चीज पता चल जाए अपने अंदर से कि आपको पता चले कि आप इस चीज के लिए बने थे, ये स्किल है आपके लिए, एंड यू जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड यू रियली विल डू गुड कि आप उसके अंदर लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, और आपको आगे ऐसे मौके मिले कि यहाँ की जो कंपनीज हैं वो आपको मौके दें, आपको जॉब दें, और उसके बाद अल्टीमेटली यू विल गेट सेटल।
और जो लोग आ रहे हैं उनको मेरा एक आखिरी बात उनको यही है कि आप एक तो अपना रियलिटी चेक रखें, प्रॉपर होमवर्क करें, और साथ ही साथ जो है अपने आप को इस चीज के लिए रेडी रखें कि जब इधर आप आएंगे तो इधर आने के बाद हालात ऐसे नहीं है कि आप फौरी तौर पे आके सेटल होंगे। आपने सब्र से काम लेना है, ठीक है। और अगर आप सब्र करेंगे तो आपको ऐसे फेज से गुजरना पड़ेगा जिन फेज से मैं भी गुजरा हूं या शुएब गुजरा है या कोई और लोग गुजरे हैं। तो दैट इज माई फाइनल मैसेज। और बाकी ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बी पेशेंट एंड अल्लाह ताला पे अपना पूरा भरोसा रखें। जब जो ज़ात आपको यहाँ लेकर आती है वही ज़ात यहाँ आपके लिए रास्ते भी निकाल देगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू दाऊद भाई, आपने जो है ना एक तो टाइम निकाला मेरे लिए भी, ऑडियंस के लिए भी, थैंक यू सो मच, और अपनी जर्नी जो है वो लोगों के साथ शेयर की। तो आई होप जो भी देख रहे होंगे वो किसी ना किसी वाले से उन्होंने कुछ सीखा होगा, कोई लोग इंस्पायर भी हुए होंगे। तो चलें जी, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।